हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर के सिंह और आज हम केवीएस जो लाइब्रेरी का जो तीसरी यूनिट जो शुरू होनी थी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आज इसे हम पूरे कवर करेंगे। यानी कि हम जो 8 पार्ट्स हैं इनके सारे के सारे आपको मैं कवर करके दूंगा, तो इसलिए थोड़ा वीडियो लंबी भी हो सकती है और आपको थर्ड यूनिट जो पूरी मिल जाए, इसलिए आपको थोड़ा वेट भी करना पड़ सकता है। तो समय व्यर्थ न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। और आज फिर वही टाइम है, यानी कि हम पढ़ाने के लिए शुरू कर रहे हैं और इधर कुत्ता भौंक रहा है तो उसे भौंकने दीजिए, हमें चलना। लाइब्रेरी PRT एंड TGT PGT यानी कि KVS में जितने भी जो चीज़ें हैं उनकी जो चीज़ें हैं यानी कंप्यूटर की, उसका भाग देखेंगे। और ये लाइब्रेरी वाले बच्चों के लिए तो है ही है, यानी कि लाइब्रेरी वाले बच्चों को की तो एक यूनिट है पूरी की पूरी। पर PRT TGT और अन्य जो जितना भी KVS में है उनका एक पूरा का पूरा क्या है, 5 नंबर का भाग है। तो उसी हिसाब से आपको ये पूरी यूनिट कवर करा दी गई है, आप इसे देखिए। चलिए तो अब हम इसको देखते हैं। और अगर ये पार्ट नहीं करोगे तो 5 नंबर आपके डूबने की कगार पर है। लाइब्रेरी में 10 नंबर का इंटरनल है, यानी कि लाइब्रेरी का जो 100 नंबर का सब्जेक्ट है उसमें है 10 नंबर, यानी कि ये। और 10 नंबर का अलग से, यानी कि टोटल 20 नंबर का हो गया। औरों में 5 नंबर का से 10 नंबर का है, तो इसलिए इसको ध्यान से देख लेना। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कंप्यूटर के बारे में इसमें बताया गया है। तो चलिए आगे देखते हैं। चलिए तो पहला है, क्या है आज की जो यूनिट थर्ड है, यानी कि यूनिट थर्ड क्या नाम है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो आपका 10 नंबर का मैं बात कर रहा था, ये 10 या नंबर की यूनिट है, पूरी 10 नंबर की यूनिट है। इसमें सिर्फ और सिर्फ मैं बताता हूँ आपसे किस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपसे पूछा जाएगा रैम फुल फॉर्म की वीडियो आपको संडे को मिलेगी, तो फुल फॉर्म की वीडियो संडे को देख लेना। और वो सभी के लिए है, चाहे वो लाइब्रेरी की हो किसी के लिए भी हो। और संडे को जब आपको कंप्यूटर के क्वेश्चन मिल रहे हैं उसका भी ध्यान रखना। फिर आता है हार्डवेयर में इनपुट आउटपुट। फिर आता है सॉफ्टवेयर। अभी एक ओवरव्यू बता रहा हूँ मैं क्या क्या पूछा जाता है। सॉफ्टवेयर एक आता है शॉर्टकट की, ठीक है, यानी की मान लेते हैं की। फिर आता है क्या, आपसे क्या पूछा जाएगा, इनपुट आउटपुट पूछ लिया। हार्डवेयर एक पूछ लेगा CPU में से, यानी CPU के जो चीज़ें होती हैं वो पूछ लेगा। एक पूछ लेगा बाइनरी नंबर, और बाइनरी पूछ लेगा बाइनरी। और एक पूछ लेगा आपसे साइज़ ऑफ मेमोरी में, जैसे 1 MB में कितने KB होते हैं या फिर 1 GB में कितने MB होते हैं, इस तरह का पूछ लेगा। तो इस तरह से आपके 10 क्वेश्चन बैठते हैं जो कि आते हैं कंप्यूटर के किस में, KVS के पेपर में कंप्यूटर के। जैसे कि आपके सामने इस तरह का पूछ लेगा, एक की USB की फुल फॉर्म बताइए, CPU की फुल फॉर्म बताइए। नेटवर्किंग से क्वेश्चन आ जाएगा एक कि नेटवर्किंग में मैन के ऊपर क्वेश्चन मिलता है। और उनका जो फेवरेट क्वेश्चन है हर बार का, ज़्यादातर KVS में लैन पूछता है, मैन पूछता है, वैन पूछता है, WWF पूछता है, ठीक है, HTML पूछता है, और क्या पूछता है, HTTP पूछता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और क्या है, जो इस तरह की फुल फॉर्म है ये ज़्यादातर पूछी जाती हैं। तो चलिए अब हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हुए थर्ड यूनिट को शुरू करते हैं। थर्ड यूनिट में क्या क्या पूछा गया, तो चलिए 8 टॉपिक हैं इसमें, मतलब 8 पार्ट्स हैं, तो 8 पार्ट्स को पहले लेके चलते हैं। पहला पार्ट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसमें पूछा है डेफिनेशन, नीड, स्कोप एंड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है।
अब आपको टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को हिंदी में अनुवाद क्या कहेंगे? देखिए अब यहाँ पर आप परेशान हो जाएंगे, हिंदी अनुवाद क्या है। ठीक है, अब हिंदी अनुवाद जैसे ही करोगे आप इसका अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, और अर्थ का अनर्थ होते ही आपको जो चीज़ आपको समझनी है, यानी कि जो टर्म है वो छोड़कर आपको कुछ और ही पता चलेगी। तो इसलिए कहता हूँ मैं आपको, कहते हैं ना कि फाइनल आन जो क्वेश्चन है आपका वो क्या है, इंग्लिश वाला ही मान के चलना, चाहे हिंदी में कुछ भी लिखा हो। बहुत से बच्चे ये हट जाते हैं कि हिंदी में लिख रहा, वो लिख रहा, फलाना लिख रहा, टिकड़ा लिख रहा। ये मत सोचना, इंग्लिश वाले को ही वैल्यू मिलेगी, क्योंकि इंग्लिश वाला ही आपके अनुवाद के बाद से पहले का क्वेश्चन है। यानी सूचना का जो है क्या कहते हैं हिंदी में, बताओ जल्दी यार, इतना तो पता ही होगा कि क्या कहते हैं, सूचना प्रौद्योगिकी कहते हैं। ठीक है, सूचना, चलो टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं ही बता देता हूँ, सूचना प्रौद्योगिकी। अब सूचना प्रौद्योगिकी होता क्या है? अगर आपसे कोई पूछे कि सूचना प्रौद्योगिकी क्या होता है, तो आपको एक अर्थ यानी कि एक शब्द में बताइए क्या होता है। मीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बता सकता है कोई? देखिए एक तरफ ये कहेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मीन्स द यूज ऑफ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज सपोर्टेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर टू मैनेज द डिलीवर टू इंफॉर्मेशन। यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का काम क्या है, सूचनाओं का एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। किसके द्वारा? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और सर्विसिंग और सॉफ्टवेयर के द्वारा। यानी डाटा को, यानी आपने ABCD लिखा, लाखों किलोमीटर दूर एक व्यक्ति को पहुंचाना संदेश। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मतलब ये है कि ये चीज़ यहाँ पर पहुंचाना। ठीक है, ये है मतलब एक तरह से इंफॉर्मेशन टेक। चलिए इसकी परिभाषा लिख देते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी उसे कहते हैं, या फिर इस तरह से थोड़ा सा हटाइए से, सूचना प्रौद्योगिकी आंकड़ों की, या आंकड़ों के बेटर रहेगा, आंकड़ों के आदान प्रदान करने की एक प्रक्रिया है। ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी जो यानी कि IT है, IT जो है वर्तमान समय में वाणिज्य और व्यापार के लिए अभिन्न अंग बन गया है। यानी कि IT क्या है? वर्तमान समय में वाणिज्य और व्यापार पर अभिन्न अंग बन गई है। और ये क्रांति क्या करती है? ये जो सूचना की क्रांति फलस्वरूप दूरसंचार को सूचना प्रौद्योगिकी का एक प्रमुख घटक मानती है, इसलिए इसे सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर आती है इसकी नॉर्मल परिभाषा लेके चलते हैं, या फिर अलग वे में परिभाषा लेके चलते हैं। वो परिभाषा से हमें कुछ नहीं करना, ना आपसे परिभाषा पूछी जाएगी। ठीक है, आपको समझ में आ गया सूचना प्रौद्योगिकी का मतलब। IT का मतलब ये है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन जैसे कि आप मैसेज ट्रांसफर, व्हाट्सअप है, व्हाट्सअप है,
तो वो क्या है, आपकी सूचना, आपने मैसेज टाइप किया, ठीक है, अब आप मैसेज में लिख दिया ABCD, आपके फ्रेंड के पास पहुंचा, इनकोडेड या कोडेड होके वो क्या बोला, उसके पास पहुंचा ABC। तो वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी इंफॉर्मेशन की टेक्नोलॉजी के थ्रू हार्डवेयर सॉफ्टवेयर या फिर इस तरह से तो वो पहुंचाने के लिए भेजा है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह भेजने को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कारक क्या क्या है, सबसे पहला आ जाएगा क्या, सूचना भंडारण, नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर, यानी कि कारक, अगर कारक पूछे कोई से आपसे तो एक तो हो जाएगा हार्डवेयर, हार्डवेयर, फिर आ जाएगा सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर, फिर आता है नेटवर्क। ये तीन होते हैं इसके कारक, ध्यान रखना इसके कारक जो है। फिर आता है क्या, इसके महत्व, महत्व, अब महत्व बताइए। सबसे पहला है समय की बचत, ठीक है, और क्या है, देश का विकास, और बताइए कौन क्या चीज होगी इसकी, रोजगार का साधन। वैसे देश के विकास में सारी चीजें आ जाएंगी अगर इनडायरेक्टली लेके चलें, देश का रोजगार, और क्या है इंपॉर्टेंट है बताइए जल्दी भाई, नीतियों का, यानी कि सूचना नाव का आदान प्रदान, आदान प्रदान, ठीक है। तो ये हो गया इसके महत्व। अब घटक कौन से हैं, घटक हो जाएगा इसके कंप्यूटर हार्डवेयर प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर नेटवर्क, मानव संसाधन, ये इसके क्या हैं घटक, घटक भाई, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर हो गया, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क, होमन, ठीक है, जो चलाने वाला है। अगर यही नहीं होगा तो इसे चलाएगा कौन। अब क्या है आगे क्या था, देखिए आपने इसकी क्या क्या पढ़ ली, डेफिनेशन पढ़ ली। अब यानी कि नीड, एक तरह से नीड क्या होती है, महत्व वो पढ़ ली इसकी, स्कोप्स एंड ऑब्जेक्टिव। अब इसके हैं स्कोप, और स्कोप को क्या कहते हैं, कार्य क्षेत्र, ये आपको मैंने बता चुका है, पर एक तरह से इसके हिसाब से लेके चलते हैं तो कार्य क्षेत्र। अब इसके IT के कार्य क्षेत्र क्या क्या है भाई, सरकारी है कार्य क्षेत्र में, और कौन से कार्य क्षेत्र हैं, स्कूल है, और क्या है, पब्लिक सेक्टर है, ठीक है, ETC, यानी इसके कार्य क्षेत्र हैं ये। चलिए अब आगे क्या है, ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, कोई बता सकता है ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, और ये भी आपको मैंने बता दिया है ऑब्जेक्ट, भाई बताओ यार, उद्देश्य, ठीक है, ऑब्जेक्टिव कहते हैं उद्देश्य। अब IT के उद्देश्य क्या है, देश का विकास, अभी बताया था देश का विकास, समय की बचत, और क्या आएगा, क्या उद्देश्य होगा IT का, बेरोजगारी कम करना, सबको रोजगार देना, सभी को रोजगार देना,
ठीक है, आदि, ये आ जाएगा इसके उद्देश्य में, यानी कि थर्ड यूनिट का पहला टॉपिक खत्म हो चुका है। अब यहाँ से शुरू होगा दूसरा टॉपिक। ठीक है, यहाँ से ये है कंप्यूटर बेस, और इसमें क्या है, हार्डवेयर। अब इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, भाई इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर ये है, सीधे सीधे आपको इस डायग्राम को देख लेना है। ये है सीपीयू का डायग्राम, CU MU ALU। ध्यान रखना, CU MU ALU जो है ये आपका दिमाग एक तरह से हिला देंगे, और एक तरह से दिमाग हिलाने का कारण ये कहीं भी चले जाओ, कहीं भी ये आपका CPU का डायग्राम मिलेगा ही मिलेगा। यानी कि CPU का जो डायग्राम है वो यही है, CU MU और ALU। अब CU MU ALU होता क्या है वो पता होना चाहिए आपको। इसका मतलब ये है कंट्रोल्ड यूनिट। ठीक है, इसका मतलब क्या है, मेमोरी यूनिट, MEMORY यूनिट। और इसका मतलब ये है अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो ये ध्यान रखना, ये है CPU आपका, यानी कि जो इतना बड़ा डब्बा सा देखते हैं आप, वो कंप्यूटर की दुनिया में सिर्फ और सिर्फ इस डायग्राम से आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, अब CPU है, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर इज़ ए मशीन डिवाइस। यानी कि कंप्यूटर क्या है, एक मशीन है जिसके द्वारा हम गणितीय और अपने दैनिक जीवन की चल अचल जो चीज़ें हैं उनको पूरा कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप कुछ भी कह लीजिए, कंप्यूटर की बहुत डेफिनेशन है, लाखों डेफिनेशन मिलेंगी। लाखों डेफिनेशन इसलिए मिलेंगी क्योंकि हर व्यक्ति के जो परिभाषा होती हैं वो अलग होती है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में हमने समझ लिया, इंट्रोडक्शन में आपको मैंने CPU और ये सब चीज़ें बता दी। CPU याद रखना, कंट्रोल यूनिट, MU यूनिट मतलब मेमोरी यूनिट, और ALU जो होता है, ALU का काम ये होता है, जितनी भी आपकी गणितीय गणना होती हैं, वो लॉजिकल चीज़ें होती हैं, वो काम होता है इसका। मेमोरी यूनिट का काम ये होता है कि जैसे कि आपका मान लीजिए ये कमरा है, ठीक है, और इसमें 4 जगह काम कर रहे हैं वर्कर, तो मेमोरी यूनिट का काम ये है इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी इस तरह से मैनेज करना कि सब काम भी हो जाए और मैन पावर को भी ज़्यादा वेस्ट ना करे। कंट्रोल यूनिट का काम ये है कंट्रोल करना, यानी कि जो मेमोरी यूनिट है, मेमोरी यूनिट जो वर्क एक तरह से ये है HR, सॉरी ये है HR, ये है हेड। ठीक है, ये HR को देख रहा है कि HR सही तरह काम करा रहा है कि नहीं करा रहा, और ये जो HR है ये अपने एम्प्लॉय को देख रहा है कि सही तरह काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, और इन दोनों का कोऑर्डिनेशन से ही मिलकर जब ये ALU काम करता है तब ये पूरा सिस्टम चलता है। चलिए आगे चलते हैं। इंट्रोडक्शन समझ गए आप, ओवरव्यू ऑफ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। भाई ओवरव्यू ऑफ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट एंड कंप्यूटर ये है इम्पोर्टेंट, इसको आपको समझना पड़ेगा। चलिए चलिए अब जो पढ़ते हैं ओवरव्यू ऑफ हिस्ट्री यानी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। भाई कंप्यूटर से याद आता है आपको एक चीज़, पता है कि सबसे पहला कंप्यूटर किसे कहते हैं? कोई बता सकता है कंप्यूटर किसे कहते हैं सबसे पहला? भाई देखो,
सबसे पहला कंप्यूटर है हमारा अबेस्कम यानी कि अबेकस, जिसे हम अबेकस भी कहते हैं, यानी कि फर्स्ट कंप्यूटर इज ए बेकस। अबेकस क्या होता है? आपने इस तरह की चीज़ देखी होगी, उसमें तिल्ली लगी रहती है, ठीक है, और इसमें गोलियां पड़ी रहती हैं, वो होता है अबेकस। इसलिए अबेकस को पहला कंप्यूटर कहा है और ये गणितीय गणना के लिए यूज़ होता था, ठीक है। अब आते हैं, अब हम चलते हैं अपनी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि हिस्ट्री पढ़नी है तो हिस्ट्री में आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। देखिए ये आपका, ठीक है, ये सब चीज़ें। तो फर्स्ट यानी कि कंप्यूटर की जो जनरेशन है, यानी कि कंप्यूटर जनरेशन, ठीक है, ये है 5। ध्यान रखना 5 जनरेशन है। आपसे पूछा जाएगा पहली जनरेशन क्या है, और हर हालत में क्वेश्चन मिलेगा, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से समझ। पहली जो जनरेशन है यानी कि फर्स्ट जनरेशन, पहली जनरेशन कब से कब तक है? पहली जनरेशन है 1940 यानी 1940 से लेकर 1956 तक। और इसमें क्या आया था, याद रखना, इसका है वैक्यूम ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब्स। फर्स्ट जनरेशन में था वैक्यूम ट्यूब। फिर आती है सेकंड जनरेशन आपकी। सेकंड जनरेशन क्या थी? सेकंड जनरेशन 1956 से लेकर 1963 तक, और ये था आपका ट्रांजिस्टर, ठीक है। इसके बाद आती है थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1964 से लेकर 1971 तक। अब इसमें आएगी, इसमें आपकी आ गई थी आईसी, जिसे हम इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। फिर आता है फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ये कब तक था? ये है आपका 1971 से लेकर 1980 तक। अब इसमें आ गया था आपका VLSI, वेरी लार्ज, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट यूज्ड हो गए थे। फिर आ गया आपका जो फिफ्थ जनरेशन है, जो आज चल रही है, इसे कहते हैं फिफ्थ जनरेशन। याद रखना, इसे ही कहते हैं फिफ्थ जनरेशन, जिसमें AI का यूज़ हो रहा है, इसे ही कहते हैं फिफ्थ जनरेशन। यानी कि 1980 के बाद से प्रेजेंट तक, PRESENT, प्रेजेंट तक। तो यहाँ पर हो रहा है ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, जिसमें क्या आता है AI।
तो ये है जनरेशन, यानी कि आपकी जो हिस्ट्री वाला टॉपिक है, जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर पढ़ लिया, हिस्ट्री पढ़ लिया, अब जनरेशन पढ़ लिया आपने, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। अब क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर में आपको पढ़ना है, चलिए ये भी आपको, ये तो छोटा सा टॉपिक है यार, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर में, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर भी कोई पढ़ता है क्या? चलिए, पर क्वेश्चन आता ही नहीं है तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं, पर आपको बता देता हूँ मैं कंप्यूटर के क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। ये जो वीडियो चल रही है, यही वीडियो आपके टीजीटी, ठीक है, पीजीटी में भी काम आएगी, यानी कि आईटी का जो क्वेश्चन है, ठीक है, आईटी का जो सेक्शन है वो सब इसी में कवर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर सीखने से पहले आपको थोड़ी सी कंप्यूटर टर्म में भी लेके चलना पड़ेगा। देखिए, कंप्यूटर को 3 पार्ट में बांटा गया। एक तो बेसिक्स, यानी बेस्ड ऑन साइज, फिर आता है वर्क, और फिर आता है पर्पस। तो इसमें साइज में क्या आएगा? मिनी, या सॉरी माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर पता है कौन से होते हैं? जो आपके हाथ में है उसे भी कंप्यूटर की श्रेणी में रखा गया, यानी कि फ़ोन। और उससे छोटा जो डिवाइस होगा वो होगा मिनी। मिनी और माइक्रो, माइक्रो कंप्यूटर। फिर आता है मेन फ्रेम ऑफ कंप्यूटर। मेन फ्रेम ऑफ कंप्यूटर जो बड़े बड़े जिसमें सीपीयू वीपीयू होता है उसे कहते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। और लास्ट है आपका सुपर कंप्यूटर, SUPER, सुपर कंप्यूटर। वर्किंग के आधार पर वही आपका एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, और ये हो गया हाइब्रिड कंप्यूटर। फिर आता है पर्पस के हिसाब से स्पेसिफिक पर्पस और जनरल पर्पस। यानी कि आपसे पूछता है ना कंप्यूटर वाला कि सर किस काम के लिए चाहिए कंप्यूटर, वही एक तरह से स्पेसिफिक और जनरल कंप्यूटर होते हैं। तो ये है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, ये आपको पता होना चाहिए भाई, बेसिक। उसके बेस्ड ऑन साइज हो गया, वर्क हो गया और पर्पस हो गया। और फिर कौन सा? माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम ऑफ कंप्यूटर है, नॉर्मल आपका जो कंप्यूटर है, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। अब आते हैं कंपोनेंट्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। सबसे पहला आता है आपका कंप्यूटर के कौन कौन से कंपोनेंट है, कौन कौन से होंगे। तो कंपोनेंट्स बताने, देखिए सबसे पहला आता है आपका सीपीयू। और सीपीयू के अंदर जो है वो है हार्ड डिस्क या एसएसडी, ठीक है। दूसरी है रैम। तीसरा है क्या? मदरबोर्ड, मदर बोर्ड। फिर क्या आता है? सीपीयू कूलर। फिर क्या आता है? प्रोसेसर, जिसे हम सीपीयू एक तरह से प्रोसेसर लिख लेते हैं, वैसे कहते तो उससे बहुत कुछ है। रैम हो गई, ये सब चीज़ हो गई, और क्या बचा? अब आते हैं बाहर की चीज़, यानी कि सीपीयू के अंदर हो गया मॉनिटर। मॉनिटर के बाद आता है आपका माउस, कीबोर्ड, और क्या आएगा बताइए, कोई बता सकता है? यूपीएस, यूपीएस। अब और तो इसमें टेबल चेयर भी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है।
हार्डवेयर में यानी कि CPU आ जाएगा, CPU के अंदर ये सारी चीज़ें लगी होती हैं, ठीक है। पावर सप्लाई PSU जिसे कहते हैं, पावर सप्लाई भी आ जाएगी। तो एक तरह से ये है कंपोनेंट्स, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए तीसरे पार्ट है, यानी कि तीसरा पार्ट क्या है आपका, तीसरा पार्ट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर इनपुट आउटपुट है। इनपुट आउटपुट में आता है कीबोर्ड, स्कैनर, OCR, प्रिंटर एंड मॉनिटर। चलिए अब चलते हैं इनपुट और आउटपुट। इनपुट और आउटपुट, इनपुट आउटपुट जो होते हैं अब वो बताते हैं, उसमें आपको उससे एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, तो इसलिए इसका ध्यान। चलिए तो इनपुट आउटपुट का भी समझ लेते हैं। इनपुट आउटपुट वैसे तो आपको सब कुछ पता है। तो इनपुट में क्या क्या आएगा, जो इनपुट यानी कंप्यूटर के, यानी कि सबसे पहला आ जाएगा कीबोर्ड। फिर बताइए और क्या आएगा इनपुट में, कोई बता सकता है? माउस, माइक। और क्या आएगा इनपुट में जो इनपुट करने के काम आता है, बताओ जल्दी। लाइट पेन, GST, लाइट पेन। और क्या आएगा? स्कैनर। और कोई बता सकता है? भाई जॉयस्टिक भी कंप्यूटर के काम आएगा, वैसे जॉयस्टिक हमें पढ़ना नहीं है। तो ये आपके बेसिक से इनपुट डिवाइस है। अब आउटपुट डिवाइस में क्या आएगा? आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर। ये कंफ्यूज, यानी कि एक क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। आपसे पूछेगा इसमें से कौन सा, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आएगा, या निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, ठीक है। फिर क्या आता है? स्पीकर, हेडफोन। फिर क्या आएगा? मॉनिटर हो गया। प्रिंटर, प्रिंटर का जो स्कैनर का भाग है वो इन कर रहा है और उससे फोटोस्टेट निकल रही है, प्रिंटर। फ्लोटर, प्लोटर जिसे हम प्लोटर कहते हैं। प्लोटर आपसे पूछा जाए, प्लोटर वो होता है जैसे आप बड़े बड़े बैनर देखते हैं ना, बड़े बड़े बैनर आपके रोडों पे कहीं कहीं लगे रहते हैं, तो प्लोटर से निकलते हैं, यानी कि एक तरह से प्रिंटर का बड़ा रूप, उसे कहते हैं प्लोटर, ठीक है। ये आ गया। फिर बहुत सारे इस तरह के डिवाइस हैं जो इनपुट और आउटपुट एक साथ करते रहते हैं। जैसे आपका मॉडम है, वो इनपुट क्या लेगा? डाटा का सोर्स, और आउटपुट क्या देगा आपको? वाईफाई एक तरह से वो करता रहता है। और पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव इनपुट भी है और आउटपुट भी है। CD इनपुट भी है, आउटपुट भी है। ये है कुछ इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। फिर आपके जो इसमें दिया गया है, ये दिया गया कीबोर्ड, ठीक है, स्कैनर, OCR और प्रिंटर एंड मॉनिटर। ये प्रिंटर कहाँ गया? प्रिंटर एंड मॉनिटर। OCR का भी बता देता हूँ मैं। OCR, आपको OCR का भी पता होना चाहिए। देखिए OCR एक तरह से जैसे OMR शीट, यानी OMR काउंट होता है, वो भी स्कैनर के तौर पे काउंट होता है, यानी इनपुट डिवाइस है एक तरह का। तो पहले चलिए OCR की फुल फॉर्म बता देता हूँ मैं आपको। OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है। ये ध्यान रख लेना, इसकी फुल फॉर्म है। चलिए अब क्या था आपका? कीबोर्ड, ठीक है। कीबोर्ड आपसे पूछा जाएगा, कीबोर्ड में कीज पूछी जाती जाता। स्कैनर का काम क्या होता है? कीबोर्ड का क्या है? कीबोर्ड क्या है? इनपुट डिवाइस है। स्कैनर क्या है? आउट इनपुट डिवाइस है। मॉनिटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है। और प्रिंटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है। तो यही पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा कीबोर्ड क्या है, ये दे देगा। कीबोर्ड इनपुट है, आउटपुट है, इनपुट आउटपुट है,
इनमें से कुछ नहीं है, तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा। स्कैनर के ऊपर भी इस तरह क्वेश्चन है। ये सब चीज़ें इस तरह के क्वेश्चन से पूछी जाती हैं। यानी कि आपका थर्ड पार्ट भी कवर हो गया। अब आता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में सबसे पहला आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, सिंगल यूज़, मल्टीपल यूज़, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले लेके चलते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का क्वेश्चन ये आता है, 3-4 तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम दे देगा आपसे और उनमें से पूछेगा कि इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो सबसे पहले याद रखना एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, iOS ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आपके फ़ोन में चल रहा है, एंड्रॉयड, iOS, और कौन सा है? विंडो, लिनक्स, और कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? दुनिया भर में बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, पर जो विंडो का है लिनक्स है, LUNIX, लिनक्स। एंड्रॉयड है। ये जो 4 कॉमन है, इनमें से आपसे एक पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो आपको बताना होगा यूनिक्स है। एक तरह से यूनिक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम में की श्रेणी में आता है। और विंडो एनटी का जिक्र आपको नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी में किया जाता है, विंडो एनटी, जो आपके सिलेबस में भी दे रखा है। अब इनमें कन्फ्यूज़न क्या आती है? सिंगल यूज़ एंड मल्टीपल यूज़ सिस्टम जो होते हैं, क्या होते हैं? सबसे पहली बात है सिंगल यूज़ और मल्टीपल यूज़ क्या होते हैं। सिंगल यूज़ ये होता है जैसे कि आपका पर्सनल कंप्यूटर है, उससे कहते हैं सिंगल यूज़ सिस्टम। एंड मल्टीपल यूज़ सिस्टम किसे कहते हैं? मल्टीपल यूज़ किसे कहते हैं? जहाँ पर नेटवर्किंग चलती रहती है, बड़े बड़े मैश लगे रहते हैं, बड़े बड़े एक तरह से डाटा सर्विस होते हैं, डाटा सिस्टम होते हैं, जहाँ पर बहुत सारे कंप्यूटर एक साथ एक ही वर्किंग यूज़ में चलते रहते हैं। जैसे कि आपका सर्वर रूम कहते हैं, जिसे सर्वर रूम कहते हैं, उस तरह से वहाँ पर बहुत सारी मशीन चलती रहती हैं और एक ही उससे अटैच रहती है, उसे कहते हैं मल्टी यूज़र सिस्टम्स। ठीक है, आपको पता चल गया भाई मल्टी यूज़र जो मल्टी यूज़ करेगा। सिंगल यूज़ क्या है? सिंगल यूज़ आप घर में बैठ के पीसी को यूज़ कर रहे हैं, वो हुआ सिंगल यूज़। और मल्टीपल यूज़ फिर आता है आपका, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम में आ गया। ऑपरेटिंग सिस्टम में, हाँ, इसे भी लिख लीजिए, इसको कहाँ से बोल रहे हैं? डोस, MS डोस, MS विंडो, लिनक्स, यूनिक्स भी लिख देते हैं क्योंकि आपके सिलेबस में है यूनिक्स, और विंडोज एनटी। अब विंडो एनटी का मतलब ये है नेटवर्किंग, ये है मल्टीपल यूज़ वाली है। सिंगल यूज़, और सारे सिंगल यूज़ हैं। अब हमें पढ़ना क्या है? देखिए एंड्रॉयड, और ये तो मैंने लिख दिए थे, ये सारे आपके, और ये नीचे वाले आपके उसमें एंड्रॉयड है फ़ोन के लिए। आपके फ़ोन के लिए आपके पास सैमसंग यानी आईफोन को छोड़ के आपका जो भी फ़ोन है उसमें एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, एक माइक्रोसॉफ्ट के फ़ोन छोड़ के। यहाँ पर ये आता है iOS है एप्पल्स के फ़ोन के लिए। विंडो जो आप यूज़ करते हैं नॉर्मल कंप्यूटर पीसी में, वो है विंडोज़। लिनक्स भी कंप्यूटर का, यानी कि एक तरह से फ़ोन का ही या टैबलेट का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उस तरह का भाग है। डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरह से जब आपने पहले यूज़ करा था, पहले ये जो सिस्टम थे उसमें आपने देखा होगा ब्लैक करके जोड़ घटा कमांड से दिए जाते थे, कि कमांड से, जैसे C++ में आप कमांड देते हैं तो वो है डॉस ऑपरेटिंग। फिर आता है यूनिक्स, फिर आता है एनटी। विंडो एनटी का मतलब है विंडो नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी। नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी का मतलब ये है जितनी भी चीज़ें नेटवर्क में चलती रहती है। आजकल क्लाउड बेस्ड सिस्टम आ चुके हैं। क्लाउड बेस्ड सिस्टम का नाम आपने सुना होगा। तो क्लाउड बेस्ड सिस्टम का मतलब ये होता है
आपको कुछ नहीं करना, ठीक। आपके पास एक छोटा सा, जैसे आपने फायर स्टिक देखा है, फायर स्टिक। फायर स्टिक का काम क्या होता है? फायर स्टिक का, इस तरह की फायर स्टिक होती है, उसे आप कहाँ लगा देते हो? अपने टीवी में लगा देते हो और उसमें इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं, सारे चैनल मिलते हैं। ऐसे ही आजकल का जो क्लाउड बेस्ड सिस्टम है वो चल रहा है। आपको कुछ नहीं करना, एक आईडी और पासवर्ड मिलेगा, आपके पास नेट होना चाहिए और नेट मॉनिटर में या फिर एलईडी में कनेक्ट हो। जैसे ही कनेक्ट होगा आपको आईडी पासवर्ड डाल के खोलना है और उसमें भी आता है कितने जीबी की रैम चाहिए, कितने जीबी, मतलब सारा सिस्टम आपका कहाँ पर है? क्लाउड पर है। पूरा का पूरा सिस्टम, जैसे कि आप रैम लेते हो अलग, मेमोरी डालते हो, फिर हार्ड डिस्क लगाते हो या एसएसडी लगाते हो, वो सब चीज़ें ख़त्म हो गई है और अब क्या कर दिया है, क्लाउड बेस्ड सिस्टम आ चुका है। तो उसका आनंद कभी मत उठाना, मैं क्यों कहूँगा। नहीं तो आपको ज़रूरत है अब सीपीयू, आपका खुद का कंप्यूटर है, मन चाहे खोलो, मन चाहे नहीं खोलो, मन चाहे पैसे दो, मन चाहे उसकी सर्विसिंग कराओ, नहीं कराओ। अब इस पे क्या है, इसमें एक्सेस तो कहीं भी कर सकते हो, पर एक्सेस करने का मतलब आज के टाइम पे जब भी जो भी चीज़ें ऑनलाइन है वो सुरक्षित नहीं है, पहली बात ये। दूसरा, अगर आपका कंप्यूटर आपसे मांग लिया, आज आपके पास पैसे नहीं, इसका सब्सक्रिप्शन है, आपके पास पैसे नहीं है, ये तो कह देगा जी मैं तो खोल नहीं रहा, आपको ज़रूरत है, तो आप क्या करोगे? पैसे दोगे पहले फिर खोलोगे, यानी कि मालिकाना हक नहीं है आपके पास। और इसमें क्या है, मालिकाना हक है, ठीक है। ये आ गया, तो आपका ये जो सिस्टम था। अब आते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको पता होना चाहिए। चलिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे चलते हैं। नेक्स्ट है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जावा है, JAVA जावा, C++ है, HTML हो गया, और एंड्रॉयड भी है, एंड्रॉयड और जा। तो ये मान के चलते हैं, बेसिक बेसिक लेके चलते हैं हम। सी है और C++ है। सी और C++ अलग है, दोनों अलग अलग चीज़ें। ठीक है, ये आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब होता है कि प्रोग्रामिंग को आप एक बनाना चाहते हो सॉफ्टवेयर, अपनी एप्लीकेशन बनाना चाहते हो, तो उसमें प्रोग्रामिंग करोगे। प्रोग्रामिंग करने के बाद ही तो आप एप्लीकेशन के तो बना पाओगे, तो उसे कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी कि एक ऐसी भाषा जिसके द्वारा कंप्यूटर को ये पता चलता है कि ये किस कार्य के लिए इस एप्लीकेशन या इस प्रोग्राम को बनाया जा रहा है, और उसका निर्माण, यानी उस एप्लीकेशन को बनाने के लिए, उस प्रोग्राम को बनाने के लिए जिस भाषा का यूज़ होता है उसे कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, समझ गए? खत्म कहानी। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा है, C++ है, HTML है और C है, याद रखना। फिर आता है आपका एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट। भाई एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट में अभी तक क्वेश्चन मिला नहीं है, पर एक क्वेश्चन आपसे मैं बता देता हूँ, एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट के बारे में पूछा जा सकता है। तो एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट होता क्या है उसके बारे में भी बता सक लीजिए। एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट। देखिए, एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट में सिर्फ ये डिफरेंस है, आपने 11th-12th में या फिर कहीं भी क्या किया है, आपने प्रैक्टिकल दिए हैं, और प्रैक्टिकल में आपको एक चीज़ है स्टार्ट, फिर आता है रीड। यानी कि मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया गया, पहले तो गलत मैं ही लेके चल रहा हूँ। आपको क्वेश्चन दिया गया कि चलिए छोटा सा क्वेश्चन है, चाय को आप कैसे, या चाय बना के दिखाइए,
इतनी लंबा छोड़ा, चाय बनाए ए। ठीक है, तो आप क्या लोगे, पहले हम यानी स्टेप से लेके चलोगे, बर्तन लेंगे यानी कि क्या बोलेंगे उसे, बर्तन। ठीक है, फिर क्या लेंगे, उसमें पानी डालेंगे। तो स्टेप्स लिखेंगे यानी कि स्टेप्स में लिख के चलेंगे, स्टेप 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 स्टेप, या के सारे स्टेप लेके चलेंगे, और फिर आखिरी में लिखेंगे चाय छानकर व्यक्ति को दी। अब यहाँ पर फ्लो चार्ट में क्या होता है, फ्लो चार्ट में पहले बर्तन लिया, यानी कि फ्लो चार्ट का मतलब ये, यहाँ पे बर्तन, फिर क्या नेक्स्ट स्टेप क्या है, पानी लिया। ठीक है, तो ये फ्लो चार्ट यानी कि ये चित्रों के द्वारा बताया गया और ये शब्दों के द्वारा बताया गया, उससे कहते हैं एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट। एल्गोरिथम का मतलब ये है जो स्टेप बाय स्टेप आपने लिख कर उसकी प्रोग्रामिंग टाइप करके बताया, और जो फ्लो चार्ट है, फ्लो चार्ट का मतलब ये है चित्रों के माध्यम से आपने सामने वाले को एक तरह से क्या बताया, चीज़ें समझाई। ठीक है, यहाँ तक आगे अब आता है वर्ड प्रोसेसिंग स्प्रेडशीट, ये आ जाता है यानी कि एम एस वर्ड और एम एस एक्सेल। चलिए एम एस वर्ड और एम एस एक्सेल भी सीख लेते हैं, इसी में कर देते हैं क्योंकि इसमें आपको ये तो आ ही गया होगा। चलिए अब आता है पांचवा टॉपिक है वर्ड प्रोसेस एंड स्प्रेड शीट। इसमें आ जाएगा एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल कहते हैं ना उसे, हाँ एक्सेल। ठीक है, तो एम एस वर्ड में क्या क्या आता है, एम एस वर्ड आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एम एस वर्ड आपको मतलब चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि इसमें से निम्न में से कौन सा एम एस वर्ड का कार्य नहीं है, तो आपको वो बताना है एम एस वर्ड का कार्य नहीं है। एम एस वर्ड में आपसे क्या टेबल बना सकते हो, बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो। एम एस वर्ड में आप न्यूज़पेपर लिख सकते हो, लिख सकते हैं हम। एम एस वर्ड में टाइप कर सकते हो, लिख सकते हैं, कर सकते हैं। एम एस वर्ड में क्या नहीं कर सकते, एम एस वर्ड में आप एक्सेल की फाइल को नहीं बना सकते। ठीक है, एक्सेल में क्या कर सकते हो, एक्सेल में सिर्फ आप गणितीय काम कर सकते हो, इस ये शीट बना सकते हो, ये सब चीज़ें आ जाएंगी। ये है एम एस वर्ड और एम एस एक्सेल। अब आता है नेक्स्ट, आता है जो छठा टॉपिक है आपका DBMS, डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम में आपके दो सॉफ्टवेयर, एक तो CDS IS और एक सोल, ये दोनों लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर हैं। MS एक्सेस बेसिक फंक्शन, यानी कि इनके बारे में बताना है आपको। चलिए सबसे पहले आपको इसकी फुल फॉर्म बताने चाहिए, डाटा BAS बेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर आपका क्या है, इसमें है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में यानी पैक में DBASEFOXPROO सोल, MS एक्सिस, ये है। इनको तो भूल ही जाओ, इनको याद रखना हर हालत में, ये लाइब्रेरी इंटरव्यू में पूछे जाएंगे। और ये MS एक्सेस जो है वो नॉर्मल सॉफ्टवेयर है, इसका काम कुछ खास नहीं है। अब आपको क्या चीज़ जाननी है भाई, फुल फॉर्म तो सबकी जान लो, क्योंकि फुल फॉर्म सबको ही पूछी जाएगी तो आपको पता होना। देखिए जो इन्होंने लिख के दे रखा है ये पहली बात तो गलत है, इसे ऐसे लिखा जाता है डी बेस, याद रखना DBAS, ये इसका ओरिजिनल लिखा मिलेगा। और डाटा
बेस, ये है इसकी फुल फॉर्म डाटा बेस। जैसे मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर होता है, ऐसे ही इसकी डी बेस की फुल फॉर्म जो है डी बेस डाटा बेस है। ठीक है, फिर आपका आता है फोक्स, क्या है फोक्स प्रो। फोक्स प्रो क्या है? फोक्स प्रो जो है एक तरह से माइक्रोसॉफ्ट का है, और ये क्या होता है इसका है फोक्स प्रो वाज द सॉरी फोक्स प्रो वाज ए टेक्स्ट मैनेजमेंट यानी टेक्स्ट बेस मैनेजमेंट सिस्टम है, और वही DABMS जो इसका यानी कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। ठीक है, ये भी नॉर्मल चीज़ है, इसलिए दोनों मैंने कहा था कि ये काम की चीज़ नहीं है। अब चलते हैं आपके CDS-IS, ये है सबसे पहले तो ये याद रखना लाइब्रेरी के सॉफ्टवेयर दोनों। ठीक है, फिर CDS-IS जो है CDS-IS थोड़ा सा मिटा भी लेते हैं, नहीं तो चलिए अगले ही पेज पे लेके चलता हूँ मैं आपको, लेके चलते हैं। हाँ, CDS-IS क्या है? लाइब्रेरी के सॉफ्टवेयर है। ठीक है, दूसरा क्या है? यूनेस्को ने बनाया है। तीसरा क्या है बताइए आप? फिर क्या होगा भाई? इसका जो रेवोल्यूशन यानी कि इसका बनने का टाइम का हुआ 1985। ये आपसे पूछा जाता है कि CDS-IS है क्या? CDS-IS है लाइब्रेरी का सॉफ्टवेयर यानी कि इंफॉर्मेशन स्टोरेज सॉफ्टवेयर एक तरह से, और डेवलप किसने किया? डेवलप किया था यूनेस्को ने। तो याद रखना CDS-IS लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है, और लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर में भी डेवलप किया यूनेस्को ने। ये क्वेश्चन दोनों पूछे जाते हैं। अब आते हैं हम अपने सोल पर। पहली बात तो ये ध्यान रखना CDS-IS और सोल आपको दोनों को यूज़ करना आना चाहिए। SUL सोल। ठीक है, सोल क्या है और सोल क्या है? मतलब सोल एक तरह से क्या है, एक तो एकेडमिक, जो ये यूनिवर्सिटी और जो कॉलेजेस हैं एकेडमिक सॉफ्टवेयर यानी एकेडमिक लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर के तौर पर यूज़ किया गया था सोल को। और बनाने वाला कौन था? यानी कि ये भी लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है, LABRARY लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है। बनाया किसने है? इन्फ्लुबनेट। ठीक है, इन्फ्लुबनेट ने। अब बनाया कब है? कोई बता सकता है बनाया कब है? और ये ध्यान रखना सोल जो है ना, सोल अब 2.0 में चल रहा है। ठीक है, 2.0 में चल रहा है यानी कि एडवांस वर्जन आ गया। और पुराने वाले सोल में जो क्या था दिक्कत थी, सबकी विंडो उड़ जाती थी, इस तरह के काम होते थे सोल के सॉफ्टवेयर में। तो याद रखना सोल का जो सॉफ्टवेयर था वो इस तरह का। अब बहुत से बच्चों की ये दिमाग में आ रहा है सोल की फुल फॉर्म क्या है? भाई देखो, सोल की फुल फॉर्म है सॉफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। ये है सोल आपका। लाइब्रेरी सॉरी लाइब्रेरियंस, सॉरी सोल है, हाँ लाइब्रेरीज, लाइब्रेरीज है, लाइब्रेरी नहीं लाइब्रेरीज। ठीक है, सॉफ्टवेयर फॉर द यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, ये है आपका सोल। ठीक है, तो ये आपका हो गया ख़त्म। यहाँ तक छठी यूनिट हो, सॉरी तीसरी यूनिट में छठा पार्ट हो गया। अब आते हैं हम सातवें पार्ट पर, और सातवां पार्ट क्या है? कंप्यूटर एप्लीकेशन टू लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन वर्क हाउस कीपिंग ऑपरेटर। भाई कंप्यूटर यानी कंप्यूटर जो एप्लीकेशन है टू लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन वर्क, कंप्यूटर में सबसे पहला आपका यही सॉफ्टवेयर आ जाएंगे सोल और CDS-IS। यानी कि इसमें क्या है कंप्यूटर एप्लीकेशन है दोनों के दोनों। फिर क्या आ जाता है, हम जो चीज़ें यूज़ करते हैं, अब बहुत सी जगह इन चीज़ों को यूज़ नहीं किया जाता। आता है एक्सेल। एक्सेल में जो भी
लाइब्रेरियन होगा या जूनियर लाइब्रेरियन होगा या फिर कोई भी क्लर्क होगा, वो एंट्री कर देगा बुक के नाम, मतलब सेक्शन बना देता है। सेक्शन में कैसे कैसे बनता है, सीरियल नंबर होगा तो पहले उठा लेगा, फिर आता है नाम, फिर आता है उसका ऑथर, फिर आता है उसका, यानी कि सीधे सारी चीज़ें एंटर करके एक बार डाटा एंटर करके रख लेता है और फिर उस तरह से चलता रहता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में या कंप्यूटर एप्लीकेशन टू लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन वर्क, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन वर्क के तौर पर यही काम होते हैं। सबसे पहले एक्सेल को ही माई बाप माना जाता है जब किसी CDS IS और इन सब चीज़ों का पता नहीं होता। ये है इसमें। लास्ट है 8वीं यूनिट, यानी कि 8वां टॉपिक चलते हैं, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बेसिक कॉन्सेप्ट, नेटवर्क बेस्ड कॉन्सेप्ट एंड इंटरनेट। ठीक है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्या होती है? कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्या होती है? सबसे पहला प्रश्न आपसे यही पूछा जाता है कि कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है क्या। देखिए कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का मतलब ये है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज द ट्रांसफर टू द मैसेज बाय इंफॉर्मेशन, यानी कि मैसेज में क्या होता है, इंफॉर्मेशन होती है। अब आपको आदमी के द्वारा प्रोवाइड कराओ, यानी कि आदमी के द्वारा एक से दूसरी जगह भेजो, या फिर मशीन के द्वारा, उसे कहते हैं कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। चलिए, अब मान लीजिए ये आपने प्रेम पत्र लिखा, किसी को लेटर लिखा, अब लेटर गया जिसके पास जाना है, यानी कि जिसके पास भी जाना है। अब मान लीजिए हमने वाई नाम की लड़की के पास जाना है, ठीक है, तो ये जो बीच में क्या आया, ये क्या हुआ, इन्फॉर्मेशन का जो ट्रांसफ़र हुआ किसके द्वारा, जो ये होता है, कौन होता है भाई, आपने लिखा क्या, लेटर, इन्फॉर्मेशन, और यहाँ पहुँचानी है। बीच में कौन है, पहुँचाने वाला, पोस्टमैन है। और पोस्टमैन को क्या कहते हैं, सेंडर कहते हैं, रिसीवर कहते हैं। सेंडर ये हो गया, रिसीवर ये हो गया। अब जो बीच में है उसे क्या कहते हैं, उस आदमी को क्या कहते हैं, कोई मुझे ये बताओ बस, जल्दी बताइए। जो सेंडर, मैसेंजर, ठीक है, सेंडर, रिसीवर एंड मैसेंजर, याद रखना। ठीक है, ऐसे ही काम आता है आपका व्हाट्सअप करता है भाई, यहाँ से आपने सेंड किया, किस प्लेटफॉर्म के थ्रू जा रहा है, व्हाट्सअप के थ्रू, और यहाँ पहुँच गया, तो वो है कम्युनिकेशन। एक तरह से कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, एनी वन यूज द पाथ टू ट्रांसफ़र द इंफॉर्मेशन, या ट्रांसफर द कुछ भी मान लीजिए इंफॉर्मेशन, टू द पाथ ऑफ, यानी कि किसके द्वारा, पाथ के द्वारा। एक पाथ कौन सा है, जो ये है आपका मैसेंजर, जो मैसेंजर बीच का, जिसे बिचौलिया कहते हैं, वो आपको इधर से उधर क्या कर रहा है, इंफॉर्मेशन पहुंचाने का काम कर रहा है, वो होता है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये है बेसिक सा कॉन्सेप्ट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। लास्ट जो टॉपिक बच रहा है आपका वर्क, नेटवर्क किंग, और आपका इधर आपका लिख लेते हैं इंटरनेट। दोनों ही टॉपिक एक जैसे हैं, तो इसलिए आपको पता। देखिए, नेटवर्किंग क्या होती है, नेटवर्किंग का भी वही भाग है जो अभी हम कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं। तो नेटवर्किंग का मतलब होता है, नेटवर्किंग इज द एक्सचेंज ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज अमंग द पीपल विद ए कॉमन प्रोफेशन एंड स्पेसिफिक इंटरेस्ट, यूजुअली इन इंफॉर्मेशन या इनफॉर्मल सोशल सेटिंग। यानी कि कार्य क्या है नेटवर्क का, मतलब भी वही है कि एक्सचेंज है इंफॉर्मेशन। भाई ए से ली, बी के पास पहुंचा दी, क्या करा, इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान किया, बी से ली ए के पास पहुंचा दी, ये है नेटवर्किंग का काम। ठीक है, अब नेटवर्किंग के जो टाइप आते हैं आपको पता होना चाहिए, नेटवर्किंग के टाइप्स पूछे जाते हैं, तो टाइप्स आपको पता होना चाहिए। एक है PAN, PAN वैसे 2-4 सालों से पूछा जा रहा है,
बहुत से पेपरों में पूछा भी गया है, तो पेन का याद रखना। पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। लैन का क्या है? लोकल एरिया, NETWARK नेटवर्क। फिर क्या है? MAN मैन, मल्टी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और WAN वैन का मतलब है वाइल्ड एरिया नेटवर्क। तो ये आपको पढ़ने हैं इसमें। अब इंटरनेट क्या होता है? अब एक क्वेश्चन ये आ जाएगा, इंटरनेट क्या होता है? इंटरनेट बताओ भाई क्या होता है? कोई बता सकता है इंटरनेट क्या होता है? अभी इंटरनेट पे तो देख रहे हो आप यूट्यूब को, भाई इंटरनेट पर जब देख रहे हो तो इंटरनेट का आपको पता भी होना चाहिए इंटरनेट क्या होता है। बता सकता है कोई? इंटरनेट इज अ ग्लोबल सिस्टम टू इंटरकनेक्ट अ कंप्यूटर दैट यूज द इंटरनेट प्रोटोकॉल, यानी कि IP, इंटरनेट प्रोटोकॉल। भाई आप, ये है दुनिया, ठीक है, यहाँ पर बैठे हैं आपके दोस्त, 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 यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ पर बैठे हैं, ये दुनिया के अलग अलग कोने में बैठे हैं। यानी कि 7 महाद्वीप हैं, तो 7 महाद्वीपों में बैठे हैं, ठीक है। अब इसको मस्ती सूझी कि मैं बात करूँगा इससे, इसको मस्ती सूझी इससे बात करनी, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे। अब ये कह रहे हैं कि हमें सबको एक दूसरे से बात करनी। तो इंटरनेट के द्वारा, यानी कि एक समय पर एक ही जगह पर बैठे हुए पूरी दुनिया में कहीं भी शब्दों का, सूचनाओं का आदान प्रदान जो होता है वो होता है इंटरनेट के द्वारा, ठीक है, इंटरनेट के द्वारा होता है। तो क्या कहते हैं? इंटरनेट देखिए, इंटरनेट इज ए ग्लोबल सिस्टम of interconnected computer networking that used the IP, यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। ये है आपका, यानी कि आज आपकी पूरी तीसरी यूनिट ख़त्म हो चुकी है। अब कल से मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर के बारे में पढ़ेंगे। इसमें कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, तो मुझे दोबारा मैसेज करके बता देना, कुछ भी समझ में ना आया। और दूसरा, जो ये लाइब्रेरी के अलावा बच्चे देख रहे हैं, TGT BGT वाले भी, ये PRT वाले बच्चे देख रहे हैं, वो भी ध्यान रखना, कुछ भी चीज़ समझ में ना आई हो आप बता सकते हो, ठीक है बच्चों। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। और कंप्यूटर की जो वीडियो अभी आएगी संडे को, वो महामैराथन जिसमें क्वेश्चन है सारे, उसको भी देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर रखें, जिससे आपको वीडियो मिल जाए, ठीक है बच्चों। थैंक यू।